हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में कि बैकलॉग को कैसे कवर करें। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके पुराने पाप है जो आप बार बार टीचर से पूछते हो कि उन पाप को हम कैसे धोएं। ठीक है, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स उन सबसे बड़ी प्रॉब्लम के डिस्कशन के बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि आपका जो ये बैकलॉग है ये कैसे कवर होगा। सबसे पहले तो यार ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं कि सबसे पहले तो पहला पॉइंट है प्रेजेंट में जो चल रहा है ना यार, प्रेजेंट में जो चल रहा है उसको खराब नहीं करना है बैकलॉग के चक्कर में। प्रेजेंट में जो चल रहा है उसको पहले पढ़ना है, फिर आपको बैकलॉग के बारे में सोचना है, बट उसके चक्कर में आप बैकलॉग बढ़ाओ मत। बैकलॉग तो है ही, प्रॉब्लम तो है ही, बट प्रॉब्लम को बढ़ाना नहीं है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है। तो प्रॉब्लम को नहीं बढ़ाना। अब यार कुछ बच्चे देखो ऐसे होते हैं कि अगर आप लाइव क्लास ले रहे हो कहीं पे तो, या फिर रिकॉर्डेड भी देख रहे हो, तो आपके क्लास के टाइमिंग्स चले जाते हैं 4 आवर्स। अगर मैं मान लूं तो आपकी क्लास के लिए 4 आवर्स चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप उस इसको पढ़ने के लिए बैकलॉग को पढ़ने के लिए अगर आप सोचे कि मैं बैकलॉग कवर कर लूं, तो 2 से 3 घंटे आप सोचते हो कि यार मैं बैकलॉग को दे देता हूँ, जो मेरे पुराने चैप्टर्स बचे हुए उनको दे देता हूँ। फिर जो बच्चे यार स्कूल भी जाते हैं, स्कूल में उनको 5 से 6 आवर उनको स्कूल में देने पड़ते हैं, ठीक है, ये उनका स्कूल हो जाता है। इसके बाद कहीं सेल्फ स्टडी नहीं की आपने, प्रेजेंट में जो पढ़ाया गया है उसका रिवीजन आपने यहाँ कहीं नहीं किया है, तो इस चक्कर में क्या होता है, आपकी प्रॉब्लम्स तो खत्म है, तो है, खत्म नहीं होती है, इवन क्या होता है आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। तो सबसे पहले तो यार प्रेजेंट को ना छोड़े, बैकलॉग के चक्कर में प्रेजेंट को ना छोड़े। मैं सिर्फ ये नहीं बोल रही हूँ कि प्रेजेंट को सिर्फ कवर करना है, मैंने लिखा है प्रेजेंट का रिवीजन भी करना है, ठीक है। इसके बाद प्रेजेंट के लिए आपको क्या चाहिए होते हैं, कुछ प्री रिक्विजिट्स चाहिए होते हैं। मतलब कि प्रेजेंट में जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर को पढ़ने के लिए आप, कई बार ऐसा होगा कि आपको टीचर बोलेगा कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको पीछे का ये और ये चैप्टर आना बहुत ज्यादा जरूरी है, और होता है। इवन मैं जैसे 11th फिजिक्स की बात करूं तो पूरी फिजिक्स एक दूसरे चैप्टर से लिंक है। तो इस सिचुएशन में क्या करना है आपको कि अगर आप पूरी तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हो और आपका प्रेजेंट में जो चल रहा है वो खराब ना हो, तो सिर्फ उन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सिर्फ नोट्स रिवाइज कर लो, थियोरी पढ़ लो। अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं लगा पा रहे हो तो सिर्फ उसके पीवाईक्यूज लगा लो, सॉल्व एग्जाम्पल्स लगा लो। जितना आपको जरूरत है सिर्फ उतना मोटा मोटा थियोरी कंसेप्ट आप देख सकते हो कम टाइम में। ये करने से आपका प्रेजेंट खराब नहीं होगा, ठीक है। अब बात आती है रिवीजन ऑफ प्रेजेंट। बच्चे, अगर आपने प्रेजेंट पढ़ भी लिया और अगर आपने उसका रिवीजन नहीं किया, तो जब आप 2 हफ्ते बाद उसको उठा के देखोगे तो वो आपके लिए बिल्कुल नया ही होगा। तो फिर वो बिल्कुल अजनबी लगेगा, वो बिल्कुल ऐसा लगेगा पराया पराया, ऐसा कि कभी पढ़ा ही नहीं। तो वापस से बैकलॉग हो गया ये, तो फिर क्या फायदा हुआ इतना सब करने का। बैकलॉग वापस से चैप्टर अगर आपको शुरू से ही पढ़ना है तो फिर बैकलॉग कवर करने का फायदा ही नहीं हुआ, ये तो वापस से बर्डन हो गया, क्योंकि जो चैप्टर हमने पढ़े थे वो भी अब हमें पता नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप प्रेजेंट में जो चल रहा है उसका कम से कम 2 बार तो रिवीजन करो ही करो, हफ्ते में 2 बार तो रिवीजन करो ही करो। अगर आपने यहाँ पर प्रेजेंट को कवर कर लिया है तो उसका रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो बैकलॉग कवर हो जाएगा बट यहाँ पर बैकलॉग बढ़ता जाएगा। ये चैप्टर्स आपको ऐसे लगेंगे जैसे पहले कभी पढ़े ही नहीं थे, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि यार किस टाइप की प्रॉब्लम्स बच्चों को आती है, किस टाइप की प्रॉब्लम्स बच्चों को आती है, तो यार सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में 11th क्लास वाली प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है। उसका सॉल्यूशन थोड़ा डिफिकल्ट है, क्यों? क्योंकि 11th की फिजिक्स सब लिंक है एक दूसरे से, सारे लिंक है एक दूसरे से। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि टाइप्स ऑफ बैकलॉग, किस टाइप के होते हैं बच्चे के बैकलॉग और क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं उसको कवर करने के, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स लिखी है, जैसे कि बच्चा आया और बेसिक मैथ्स उसका छूटा हुआ है, वेक्टर उसका छूटा हुआ है, काइनेमेटिक 1D उसका छूटा हुआ है, 2D उसका छूटा हुआ है, और अचानक से वो आ गया है, उसने ज्वाइन कर लिया है, एनएलएम चल रहा है, क्लास एनएलएम स्टार्ट हुआ है, एनएलएम स्टार्ट हुआ है। तो एनएलएम को पढ़ने के लिए आपको ये चीजें आना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। अब आप एक साथ तो सारा ये तो नहीं पढ़ सकते, ठीक है, सारा ये तो नहीं पढ़ सकते। आप क्या करो, जैसे कि जैसे जो जेई वाला बच्चा है उसको बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स की तब तक, जब तक फिजिक्स में एनएलएम पढ़ाते हैं, बहुत सारी नॉलेज मैथ्स में हो चुकी होती है, ठीक है।
उसके बाद अगर आपको नहीं भी पढ़ाया है तो सिर्फ आपको जो काम में आने वाली चीज है, जैसे बेसिक मैथ्स में डिफरेंशिएशन हो गए, इंटीग्रेशन हो गए, वेक्टर में रिजल्टेंट कैसे हो गए, जो दो लॉ है ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ वो आपने पढ़ लिए। और काइनेमेटिक 1D का आप सिर्फ लेक्चर 1 देख लो, जिसमें एक लेक्चर में हम सारी इक्वेशंस और मोटा मोटा सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता देते हैं। इतना भी अगर आप कर लोगे तो आपका एनएलएम नहीं खराब होगा, आप एनएलएम में पकड़ पाओगे, एनएलएम को आप नहीं छूटने दोगे अगर इतना भी आपने कवर कर लिया। फिर जब टाइम मिलेगा बाद में तो वापस इन चैप्टर्स को हम पढ़ लेंगे। एक तो ये वाले बच्चे होते हैं, एक ये वाले बच्चे होते हैं कि अब देखो यार, अगर मैं 12th क्लास की फिजिक्स की बात करूं, 12th क्लास की फिजिक्स की बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको करंट नहीं आएगा, करंट नहीं आएगा तो कैपेसिटेंस नहीं आएगा, मैग्नेटिज्म नहीं आएगा, ईएमआई नहीं आएगा, ऐसे। अब क्लास में क्या चल रहा है, क्लास में टीचर पढ़ा रहा है ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी ऑनगोइंग है, ये स्टार्ट होने वाला है और आपने ये कुछ नहीं पढ़ा, तो ऐसी कैसे पढ़ोगे? तो ये तो पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आपका खराब। तो अब आप क्या करो, अगर एसी बीच में चल रहा है तो पेशेंस रखो, घबराना नहीं है। 5 दिन बाद, हफ्ते भर बाद आपका ऑप्टिक्स शुरू होगा। ऑप्टिक्स का इन सारे चैप्टर्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। ऑप्टिक्स शुरू होगा, यहां से जाने मत दो, इसमें बैकलॉग मत होने दो, इसको साथ के साथ क्वेश्चन, प्रैक्टिस, एक्सरसाइज, मॉड्यूल, नोट्स सब कुछ साथ के साथ करना विद रिवीजन, इसको मत जाने दो, ठीक है। ऑप्टिक्स बहुत बड़ा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, जिसमें आपका रे ऑप्टिक्स आ गया, वेव ऑप्टिक्स आ गया, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स आप कर लो, तो ये चैप्टर। और जब आपका ये जो एसी के बाद ऑप्टिक्स शुरू होगा, इसमें भी टाइम है, तब तक आप इलेक्ट्रोस्टैट कर लो। इलेक्ट्रोस्टैट कर लोगे तो आपको मैग्नेटिज्म में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैग्नेटिज्म हो गया, उसके बाद आप ईएमआई करते रहो साथ में, फिर आपको एसी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। यार ऐसे ऐसे बच्चों को मैं जानती हूँ जो 12th में आने के बाद 11th उनका पूरा बैकलॉग होता है 11th उनका पूरा साफ होता है, 11th एज अ बैकलॉग वो देखते हैं कि 12th में अभी हमें जेईई या नीट का एग्जाम देना है, अब हमें 11th का भी पढ़ना है, तो 11th पूरा बैकलॉग है और वो 12th के साथ जो चैप्टर्स चल रहे हैं उसके साथ कैसे कवर करेंगे। तो यार बच्चों, मैं आपको अभी से ही बता रही हूँ कि आप ये गलती मत करना जो बच्चे गलती करते हैं। कौन सी गलती? 11th को रिवाइज नहीं करते टाइम टू टाइम। तो 11th के सारे चैप्टर्स तो ऐसे हो गए कि हाँ यार कभी मिले थे, ठीक है, शक्ल भी याद नहीं है। 11th के चैप्टर्स अब उनके लिए इस तरीके के हो चुके हैं। तो आप ये गलती प्लीज मत करना जो बच्चे, अक्सर 99% से ज्यादा बच्चे ये गलती करते हैं कि जो भी बच्चा 11th से 12th में जाएगा उसका 11th क्यों साफ? क्योंकि उसने टाइम पे रिवीजन नहीं किया हर चैप्टर को। मैं सिर्फ फिजिक्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैथ्स, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितने भी सब्जेक्ट्स आपके हैं सबको आपको एक साइकिल है बेटा, ये साइकिल है। रिवीजन नहीं किया तो वो आपके लिए नया हो जाएगा। मैं तो कह रही हूँ अगर हम भी पढ़ना छोड़ दे थोड़े टाइम के लिए, हम भी सब्जेक्ट्स के टच से हट जाए थोड़े टाइम के लिए, तो हमें भी चीजें फिर वापस से देखनी पड़ेगी, हम भी भूल जाएंगे। तो सब्जेक्ट के टच में, चैप्टर के टच में रहना जरूरी होता है। इसलिए हर चैप्टर को आप दोबारा वापस चले जाओ उसके पास, हर हफ्ते में, हर 2 हफ्ते में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक भी ऐसा चैप्टर है जो आपने महीनों तक हाथ नहीं लगाया हो, तो आपका बैकलॉग से कम होगा, अदरवाइज बढ़ता जाएगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है और फिर आप डिमोटिवेट होते जाओगे और फिर सारी चीजें खराब हो जाएगी। इसके बाद इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने यहाँ पर लिखी है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हो सकते हैं अगर आपका बैकलॉग चल रहा है। तो जिन चैप्टर्स की जरूरत है, जिन चैप्टर की जरूरत है आपके ऑनगोइंग चैप्टर्स के लिए, जो चैप्टर अभी टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, तो आप क्या करो, सिर्फ सिंपली अगर जिन चैप्टर्स की जरूरत है, अभी फिलहाल मॉड्यूल मत देखो, अभी फिलहाल उनकी थियोरी जो नोट्स आपको लिखाए गए हैं वो नोट्स, और उसके साथ नोट्स में टीचर आप ध्यान रखना, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, कहीं तो पढ़ रहे होंगे ना, तो जैसे हम भी पढ़ाते हैं बच्चों को, तो हम क्लास में लेक्चर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस कराते हैं, जहां भी जितने क्वेश्चंस की जरूरत होती है हम उतने क्वेश्चंस कराते हैं। और जो टीचर क्लास में क्वेश्चन कराता है ड्यूरिंग द लेक्चर, वो क्वेश्चन मतलब जान होते हैं, उन क्वेश्चन से ही तो आपका मॉड्यूल बनने वाला है। जो टीचर ने क्वेश्चंस आपको सिखाए हैं क्लास में, उन्हीं कंसेप्ट से तो आपका मॉड्यूल बनने वाला है। लेकिन अगर आपको सिर्फ वो चीजें कवर करनी है जिससे कि आपका ऑनगोइंग चैप्टर ना बिगड़े, तो आप सिर्फ क्या कर लो, अभी मॉड्यूल को इतनी तवज्जो मत दो, अभी सिर्फ नोट्स के साथ, क्वेश्चंस के साथ, जो टीचर ने क्वेश्चन आपको करवाए हैं, जो टीचर ने आपको करवाए हैं वो थियोरी पढ़ ली, टीचर ने जो क्वेश्चन करवाए हैं क्लास में वो पढ़ लिए, इतने से काम चल जाएगा।
ठीक है, इतने से काम चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद मॉड्यूल तो कर लेंगे, मॉड्यूल कर लेंगे, लेकिन इतना करने से हमारा अभी वाला खराब नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद सॉल्व एग्जांपल्स आप ज्यादा कर सकते हो, ठीक है, रादर देन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कर लेंगे, अभी जरूरत है कि हम सॉल्व एग्जांपल, क्यों? क्योंकि इससे हमारा टाइम बच जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, हमारा टाइम बच जाएगा। इसके बाद जो चैप्टर अभी आप पढ़ रहे हो उसका रोज 15 से 30 मिनट का रिवीजन जरूरी है, और ये इतने कम टाइम में कब पॉसिबल होगा? मैंने लिखा है इन एवरी 2 डेज, हर 2 दिन में रिवीजन जरूरी है। और इतने कम टाइम में रिवीजन आप कब कर पाओगे? जब आप खुद के लिखे हुए नोट्स पढ़ोगे, मतलब हैंड रिटन नोट्स आर मस्ट। आपके खुद के लिखे हुए नोट्स से रिवीजन जल्दी होता है, ये बात सच है। किसी और के नोट्स से रिवीजन, उसके पहले तो उसके नोट समझने में टाइम लग जाएगा भाई। तो खुद के लिखे हुए नोट्स तो एक बार आपने खुद ने लिखे हैं, समझे हैं, अब उन्हीं से रिवीजन करोगे तो टाइम कम लगेगा, और कहीं और के नोट्स लेके आप रिवीजन करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो खुद के हैंड रिटन नोट से रिवीजन करोगे तो टाइम बहुत कम लगेगा, इससे आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, और जो भी आप दिन में टारगेट बनाते हो कि मुझे इतने घंटे फिजिक्स पढ़नी है, इतने घंटे केमिस्ट्री पढ़नी है, ये तो एक्सपेक्टेशंस होती है। रियलिटी होती है कि आपने सोचा था कि मैं 6 बजे 7 बजे उठ के पढ़ूंगा और आप उठ रहे हो 9 बजे। तो उस कंडीशन में आप क्या करो कि 9 बजे जो आपने टारगेट बनाया था कि 9 बजे मुझे केमिस्ट्री शुरू करनी है, तो केमिस्ट्री शुरू करो। क्यों? क्योंकि एक कमिटमेंट तो आप तोड़ चुके हो ना, आप दूसरा मत तोड़ो। फिर जो आपका फिजिक्स बच रहा है, फिर अब क्या करो, तेज भागो। तेज भागो का क्या मतलब है कि जो केमिस्ट्री आप 2 घंटे में पढ़ रहे थे उसमें से 15 मिनट बचा लिए, ठीक है, और जो ब्रेक का टाइम आपने लिखा था उसमें से, क्योंकि 9 बजे सो लिए ना इतने घंटे, तो अब जो ब्रेक का टाइम लिखा था उसको यूटिलाइज कर लो। और जो आपने पहला वाला फिजिक्स का स्लॉट बनाया था सुबह वाला जिसमें आप सो रहे थे, अब उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, तो हैंड रिटन नोट्स से रिवीजन जल्दी होता है, इसलिए मस्ट है कि आप हैंड रिटन नोट्स पर ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे आते हैं, कुछ ऐसी भी सिचुएशंस आती है बच्चों के साथ कि एग्जाम टाइम चल रहा है, आपने मैक्सिमम सिलेबस तो कर लिया है, बट कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि अब तो एग्जाम है और नहीं हुए, ना तो रिवाइज हुए हैं और बहुत दिन से देखे भी नहीं है। अब क्या करें, सिचुएशन ऐसी है। तो उन बच्चों के लिए है कि उन चैप्टर्स की थियोरी देख के उनके पीवाईक्यूज, वैसे पीवाईक्यूज आपको सारे लगाने हैं, बट इस केस में क्या करो, कुछ बुक्स आती है मार्केट में 34 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टाइप्स, वो आपकी हेल्प करेगी। उस बुक के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ऐसी बुक्स आती है 34 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली, पीवाईक्यूज वाली, इन बुक्स को आप लगा लो विथ उस चैप्टर की थियोरी कंसेप्ट, उनके साथ वो लगा दो अलोंग विद योर नोट्स, वो क्वेश्चन आप लगा लो, उतना सफिशिएंट है। अगर आप मटेरियल नहीं कर पा रहे हो मॉड्यूल, क्योंकि उस टाइम पे पॉसिबल नहीं है कि आप एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 सारे मॉड्यूल लगा पाओगे, तो नोट्स ले लिए। अब नोट्स के अंदर ही टीचर ने काफी सारे क्वेश्चंस कराए होंगे, जिन क्वेश्चंस से कंसेप्ट बने होंगे, जिसमें मल्टीपल कंसेप्ट यूज आ रहे होंगे, ये सारे क्वेश्चन तो टीचर ने करवाए होंगे। और आप 34 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली बुक से अगर वो सारे क्वेश्चन लगा लोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तो आपका लमसम सारा काम हो जाएगा, काम चल जाएगा। तो ये सारी दिक्कत जो बच्चों को आती है उस पर अपन इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो पीवाईक्यूज आर मस्ट मैंने आपके लिए लिखा है, क्योंकि पीवाईक्यूज कॉन्फिडेंस तो बढ़ाता ही है, आपके जो टॉपिक्स है उनको एकदम शार्प भी कर देता है। ठीक है, तो जो टॉपिक्स है वो अच्छे से हो गए हैं, ये कंफर्म करने के लिए पीवाईक्यूज लगा पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये वीडियो आपके बैकलॉग को कवर करने में बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। अगर आप अभी से ही अपनी जेईई नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो एटीपी स्टार कोटा आपके लिए एक अर्ली चैंपियन कोर्स लेके आया है, जिसमें आप अभी से ही अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। तो जल्दी से आप उस कोर्स में एनरोल कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।